हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हाउ टू क्रिएट मोर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रम में हमें एक एग्जाम्पल दिया था लक्ष्मी के फार्म के बारे में। 2 हेक्टेयर के प्लॉट के ऊपर 5 मेंबर्स उसके घर के काम करते थे। वो प्लॉट अनइरिगेटेड था इसलिए इनकम कम थी, प्रोडक्शन कम था इसलिए इनकम कम था, अनइरिगेटेड था इसलिए काम भी कम था। तो 5 मेंबर्स जो थे उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। 2 ही मेंबर से वो काम हो सकता था इसलिए वो लोग डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे थे या अंडर एम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे थे। फिर हमने बात की कि यदि उसके फार्म पे एक वेल खोद दिया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर हमने ये भी देखा कि यदि गवर्नमेंट एक डैम बना दे तो उस तरह के जितने भी फार्मर आसपास हैं सभी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सब कुछ हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर हमने यह भी देखा कि जब सबका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा सभी को मार्केट जाने की जरूरत होगी, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट होगा और फिर गवर्नमेंट को रोड्स में प्रोवाइड करनी होगी। एक चेन रिएक्शन टाइप का स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आगे इसी डिस्कशन को ले चलते हैं। क्या वहीं पे रुक जाएगा या और भी कोई रिक्वायरमेंट आएगी इसके बाद? डेवलपमेंट का और भी कोई साधन, और भी कोई रास्ता खुलेगा क्या? ऑफ कोर्स खुलेगा। और कौन सा रास्ता खुलेगा डेवलपमेंट का यहाँ से? लक्ष्मी अभी पुअर फार्मर है, उसके पास पानी तक नहीं था। पानी तो सबसे बेसिक नीड थी ना। सबसे पहले फसल को क्या चाहिए? पानी। जब पानी की आपूर्ति हो जाती है, पानी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, तब तो फार्मर कुछ और चीज के बारे में सोच सकता है। क्या सोच सकता है उत्तर डेवलपमेंट के लिए फार्मर? बायो में काफी पढ़ चुके हैं हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर के। वाटर इरिगेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब क्या बच रहा है? बेटर सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वेराइटीज आए थे, याद है? जिससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। तो जब पानी आने लग गया तब वो इसके बारे में भी सोच सकती है। फर्टिलाइजर के बारे में भी सोच सकती है। पहले जो फर्टिलाइजर लगा रहे थे या नहीं लगा रही थी, उससे बेहतरी करनी है फर्टिलाइजर में। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ट्रैक्टर आएगा। सबसे पहले ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद बहुत सारी मशीनरीज और भी है। हार्वेस्टिंग की मशीन लगा सकते हैं, है ना? पंप सेट, कुआं खोद दिया तो उसे पानी निकालने के लिए कुछ तो चाहिए। मैनुअली तो होगा नहीं, पूरे खेत को पानी देना, हाथ से पानी निकाल करके तो देना पॉसिबल नहीं है। तो देख लो कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स पैदा हो जाएंगी यदि उसके पास प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होता है, बहुत सारी दूसरी रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट हो गई, आ गई। और इसमें से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाएगी उसका प्रोडक्शन और बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे दूसरे सेक्टर्स का भी डेवलपमेंट होता जाएगा। तो क्या किया जा सकता है यहाँ पे? अभी उसका हमारा पानी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ है, अब एक साथ कुछ पैसे उसके पास आ गए हैं, लेकिन अचानक से इतना कुछ तो नहीं कर पाएगी ना वो। Being a poor farmer, she cannot afford many of these. She has to borrow money from money lenders and pay a very high interest rate. अगल बगल में किसी से पैसे उधार लेने होंगे, जिससे भी पैसे लेगी रेंट लोन पे, उसकी इंटरेस्ट रेट, मनी लेंडर्स की इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए गवर्नमेंट गांव गांव में बैंक खुलवा रही है कि लोगों को किसी गांव के मनी लेंडर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। अगर जो गांव में बैंक खुला है उससे यदि लोन मिल जाता है, लक्ष्मी को यदि वहां से लोन मिल जाता है, तो क्या होगा? If the local banker gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all this in time and cultivate her land. सारी रिक्वायरमेंट्स खेत की वो पूरी कर पाएगी यदि मनी लैंड बैंक से उसको लोन मिल जाता है तो। और बैंक से लोन मिलेगा तो कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो वो हिम्मत भी कर सकती है लोन लेने की। नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड क्रेडिट में हम लोग काफी कुछ पढ़ने वाले हैं इसके बारे में।
कैसे बैंक लोन देती है, कितने इंटरेस्ट रेट पे देती है, उससे क्या फ़ायदा होता है। खैर अभी के लिए इतना जानना सफिशिएंट है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने गांव-गांव में बैंक्स खुलवाए हैं और सपोर्ट करती है गवर्नमेंट लोगों को कि बैंक में आकर के वो लोन ले लें। बहुत कम रेट पे फार्मर्स को लोन दिया जाता है। This means that along with water, she also needs to provide cheap agricultural credit to the farmers to improve for farming to improve. चीप क्रेडिट का क्या मतलब है, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पेन, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ये क्या है? क्रेडिट का मतलब होता है लोन, चीप मतलब लो इंटरेस्ट रेट, है ना, जो पिछले पॉइंट में लिखा हुआ था, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रेडिट मतलब लोन, ये याद कर लो एकदम। क्रेडिट मतलब लोन। जो लोग आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे +2 में, उनके लिए तो क्रेडिट एंड डेबिट बहुत डिटेल में आने वाला है, लेकिन अभी के लिए क्रेडिट मतलब लोन। तो उसको लोन अगर कम रेट पे मिल जाता है तो काफी सारे प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व हो जाएंगे। Another way we can tackle this problem is to identify and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people will be employed. तो एक तरीका तो अभी तक हमने डिस्कस किया, एक नहीं काफी लंबा चौड़ा तरीका हो गया था ना। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट को प्राइमरी सेक्टर में ही क्रिएट किया जाए, एग्रीकल्चर का ही डेवलपमेंट किया जाए, है ना। लक्ष्मी का जो फार्म है उसी को डेवलप करने की बात कर रहे थे अभी तक हम। अब दूसरी चर्चा पे आते हैं, प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज। वहां पे लोकल इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा दिया जाए इन सेमी रूरल एरियाज, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, दिल्ली बंबई जाने की बात नहीं करेंगे, वो जहां रहती है वहीं के आसपास पे किसी शहर में कोई इंडस्ट्री का स्टार्ट की जाए। लोकल लोगों की मदद से, एमएनसी को बुला के वहां पे इंडस्ट्री नहीं बनवानी है, कोई बड़ी सी टाटा बिरला कंपनी को बुला के वहां पे इंडस्ट्री नहीं बनवानी है। लोकल लोगों की मदद से लोकल सामान का उपयोग करके बेचने के लिए कोई छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा करने से वहां के लोकल लोगों को जॉब मिलेगा। बाहर से कोई आके इंडस्ट्री लगा देगा तब तो जॉब भी बाहर के लोगों को ही मिलेगा, ज्यादातर बाहर के लोगों को मिलेगा, कुछ तो वहां के लोग को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जनरली बाहर के लोगों को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इसीलिए आइडेंटिफाई की बात हो रही है, ऐसी कोई चीज को खोजना होगा जिससे रिलेटेड वहां पे इंडस्ट्री बन सकती है, जिसमें लोकल लोगों का एंगेजमेंट हो। जैसे लिज्जत पापड़ एक बहुत फेमस है अभी ना, गली कहीं भी पापड़ बना लेते हैं वो लोग और फिर बेच के अच्छे पैसे कमा लेते हैं। गुजरात में अमूल डेयरी वाले, लोकल मिल्क प्रोड्यूसर्स जो है वो लोग मिल करके इसको स्टार्ट किए थे, और अभी कितनी बड़ी कंपनी है। इस तरह का कोई लोकल चीज से स्टार्ट करना होगा जहाँ पे लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट मिले। क्या हो सकता है इस तरह का? इस तरह का ये एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर इंस्टेंस, मेनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी। दोनों एक तरह का दाल होता है। अरहर दाल तो पता ही होगा, चिकपी दूसरा भी दाल होता है, पल्स क्रॉप यह होता है। ये चीज अगर सभी लोग उपजाना स्टार्ट कर दें, सभी लोग एक के उपजाने से नहीं होगा। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक फार्मर के उगाने से नहीं होगा, एरिया में ज्यादा इसका यदि प्रोडक्शन हो जाए तो क्या कर सकते हैं। दाल अगर वहां पे बहुत ज्यादा होने लग गई तो क्या कर सकते हैं, एक दाल मिल लगा सकते हैं वहां पे। दाल मिल लगा करके फिर दाल बना करके उसको सिटी में बेचा जा सकता है। सेटिंग अप ए दाल मिल टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेस दिस एंड सेल इन द सिटीज इज वन सच एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हुआ, जैसे वहां पे यदि दाल का प्रोडक्शन हो सकता है ज्यादा, तो दाल प्रोड्यूस करवा के एक दाल मिल बना दिए, उसको फिर जाके सिटी में बेच दिया गया। और क्या सोच सकते हैं, कोई दूसरा चीज? अगर दाल वहां नहीं होती है तो कोई दूसरी चीज भी बना उपजा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दाल ही उपजाना है। कोई भी फ्रूट उपजा के उसका जूस बना के बेचा जा सकता है।
शुगर केन उपजा करके किसी बड़ी कंपनी को सप्लाई किया जा सकता है शुगर केन, या फिर शुगर मिल वहां पे भी स्टार्ट बनाई जा सकती है। तो कई तरह के ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे पास। वहां पे ज्यादा सुटेबल क्या होगा उसको चूज करना, ये आइडेंटिफाई की बात की थी पहले। पहले खोजना होगा किस चीज से ज्यादा बेनिफिट होगा और फिर उसमें इन्वेस्ट करना होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है एक और, opening a cold storage could give an opportunity to farmers to store their products like potato, onion and sell them when the price is good. दाल मिल खोलने के बदले, दाल मिल खोलने में इन्वेस्टमेंट करने के बदले यदि कोल्ड स्टोर खोलने का इन्वेस्टमेंट किया जाए, कोल्ड स्टोर खोलने का इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, तो फिर पोटैटो ओनियन प्रोड्यूस की जा सकती है और फिर उसको कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जिस सीजन में ये फसल होता है पोटैटो एंड ओनियन, उस समय तो दाम बहुत कम होता है। उस समय तो सबके पास बहुत ढेर लगा रहता है पोटैटो ओनियन का, दाम बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब सीजन चली जाती है तब फिर इसका दाम बढ़ता है। और यदि कोल्ड स्टोर में नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगी फसल, आलू खराब हो जाएगा, प्याज खराब हो जाएगा। तो इसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर की जरूरत होती है। कोल्ड स्टोर खोल करके यदि उसमें आलू प्याज को रख दिया जाए और फिर 6 महीने बाद बेचा जाए, आलू प्याज सेम है, उतना ही उपजा है, उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यदि पहले बेचते तो मान लो 10 रुपए केजी बिक जाता, 10 रुपीज पर केजी यदि बिकता और 6 महीने वेट कर लिया अगर, तो वही 40 रुपए पर केजी बिक जाएगा। कितना फायदा हो जाएगा? फायदा होगा ना। 6 महीने वेट करने से कितना फायदा होगा। लेकिन ये वेट कब कर सकते हैं? ये तभी संभव है जब कोल्ड स्टोर उपलब्ध हो। कोल्ड स्टोर यदि उपलब्ध हो तो फिर ये हो ही नहीं सकता है। तो एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कोल्ड स्टोर खोल दिया जाए। और कुछ सोचो, क्या सोच सकते हैं? इन द विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर। हनी की कितनी सेल होती है? बहुत सेल होती है। पतंजलि, डाबर, और किसका किसका हनी आता है? मुझे दो ही नाम पता है। तो यदि हनी ही कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें वो लोग, अगर फॉरेस्ट है पास में तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। कोई खेत में तो अपनी हनी बीज को नहीं रख सकता है। फॉरेस्ट होगा तब ये किया जा सकता है। हनी कलेक्शन सेंटर खुल जाएगा, फिर उसको बेचा जा सकता है। तो सोचना पड़ेगा वहां पे सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंगली वहां पे किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसको डिसाइड करके फिर उसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसे मैंने बताया गुजरात में दूध ज्यादा होता था तो उन्होंने डेयरी खोला, अमूल डेयरी। वैसे बहुत सारी डेयरी अब तो खुल गई है, सुधा डेयरी है बिहार में, दिल्ली में मदर डेयरी है, बहुत सारी डेयरी भी खुल गए हैं। तो एक आइडिया हनी का हो सकता है। और कोई आइडिया? आइडिया सी देखने में एम्प्लॉयमेंट कैसे बनेगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस like potato, sweet potato, rice, sweet tomato, fruits which can be sold in outside market. The industries that process all these things, प्रोसेस करके मैंगो से फ्रूटी बना दिया, वेजिटेबल का पैक्ड वेजिटेबल बन गया, पोटैटो से चिप्स बन गया, राइस से बहुत सारी चीजें बनती है, मूढ़ी बन गया, चूड़ा बन गया, टोमेटो से टोमेटो केचप बन गया, फ्रूट से जूस बन गया, है ना। इस तरह की इंडस्ट्री लगा देंगे। जो चीज, ठीक फिर से वही बात है, जिस चीज का प्रोडक्शन होगा उसी चीज की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जिस चीज का प्रोडक्शन होगा उसी चीज की इंडस्ट्री लगाएंगे ना। जहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन ज्यादा है वहां पे मैंगो फ्रूटी का तो नहीं लग सकता है फैक्ट्री। जहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन है वहां पे एप्पल फिज की इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। तो जिस चीज का प्रोडक्शन है उस चीज से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। अगर वीट ज्यादा होता है तो आशीर्वाद आटा बनाया जा सकता है। राइस ज्यादा होता है तो इंडिया गेट राइस बनाया जा सकता है। इस तरह से जिस चीज की अवेलेबिलिटी हो, लोकली जो चीज उपलब्ध हो उससे रिलेटेड कोई भी चीज बनाई जा सकती है। This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers.
बहुत बड़े शहर की बात नहीं कर रहे हैं। गांव के आसपास जो मेजर सिटी है, छोटे मोटे जो सिटीज होते हैं, वहीं पे ये सब काम कर सकते हैं। हम लोग गांव से लोगों को शहर भेजने की बात नहीं कर रहे इन सब के लिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि नई कंपनी खुल रही है दिल्ली में, वहां जाके जॉब पकड़ना है, नहीं। गांव के आसपास के छोटे छोटे टाउन्स में ये सब स्टार्ट करना है। और क्या हो सकता है इसमें? तो फिर से अब एक दूसरा ट्रैक चेंज कर रहे हैं। हमने पहले देखा कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए, फिर देखा हमने सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अब कुछ और तीसरे सही जा रहा है, टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे अब हम लोग। About 60% of population in India belongs to the age group 5 to 29 years. यंग पॉपुलेशन इंडिया में 60% है। 29 तक तो यंग ही हुआ ना। 60% इंडिया का पॉपुलेशन इसी एज ग्रुप में है। इस एज ग्रुप के लिए क्या किया जा सकता है? आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सिर्फ और सिर्फ 51% लोग इसमें से स्कूल या कॉलेज में हैं। बाकी लोग और बाहर कहीं स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो लोग? तो the rest and particularly those aged less than 18 years may be at home, या तो घर पे बैठे हैं। many of them may be working as child laborers, या बहुत लोग को तो कमाना भी पड़ रहा है। बाल श्रम, बच्चों को मजदूरी करने भेज दिया जाता है। तो many of them less than 18 years, या तो घर पे ऐसे ही बैठे हैं या काम करने जा रहे हैं। दोनों ही अच्छी बात तो नहीं है। 18 से कम एज में तो स्कूल में होना चाहिए। If these children are to attend schools, we will require more buildings, more teachers and other staff. इन लोग को यदि स्कूल भेज दिया जाए, जो कि सही जगह भी है उनकी, सही जगह तो बच्चों की स्कूल में ही है ना। तो जो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको यदि स्कूल भेज दिया जाए, बिल्डिंग बनाने के लिए जॉब क्रिएट होगा। पहले तो बिल्डिंग बनानी होगी स्कूल के लिए, फिर टीचर्स के लिए जॉब निकलेगा, बाकी स्टाफ के लिए भी जॉब मिलेगा। सभी तरह के जॉब्स क्रिएट होंगे। कैसे? यदि जो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल भेज दिया जाए तो। A study conducted by the erstwhile प्लानिंग कमीशन। erstwhile प्लानिंग कमीशन मतलब पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब नहीं है। पहले एक इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। उसका नाम अब बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। erstwhile प्लानिंग कमीशन का मतलब यही है कि पहले उसका नाम प्लानिंग कमीशन था, अब उसका नाम नीति आयोग है। इसका काम क्या है? यही इसी तरह की स्टडी करके गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करते थे कि क्या करने से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। देखो, अब एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ इसी चीज़ के लिए। नीति आयोग जिसका नाम अभी है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ यही है, देश में डेवलपमेंट कैसे आए ये सजेस्ट करना है गवर्नमेंट को। तो प्लानिंग कमीशन जो पहले था उसने एक एस्टिमेट किया था कि 20 लाख जॉब क्रिएट हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में। कैसे? जो लोग स्कूल नहीं जा रहे उनको स्कूल भेजने से। एक और तरीका है जॉब क्रिएशन का, जॉब मिल जाएगी लोगों को। सिमिलरली इफ वी इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन, किसी के गांव में हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वी मे नीड मेनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ स्टाफ etc टू वर्क इन द रूरल एरियाज। डॉक्टर्स की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर हेल्थ सेक्टर को डेवलप करते हैं तो उधर में रिक्वायरमेंट है जॉब्स की। There are some ways by which job could be created and we would be able to address important aspects of developments talked about in chapter 1. पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं एजुकेशन की जरूरत सबको होती है, हेल्थ की जरूरत सबको होती है। तो इन सब के डेवलपमेंट से भी जॉब क्रिएट हो जाएगी। मतलब डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, उससे जॉब भी क्रिएट हो रहा है। Every state or region has a potential for increasing the income and employment of people in that area. It could be tourism, regional craft industry or new service like IT. हर एक क्षेत्र में अलग अलग कुछ ना कुछ ऑप्शन है। हमें जरूरत क्या है? उसको आइडेंटिफाई करने की और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का। दो चीज़ों की जरूरत है।
पहला आइडेंटिफिकेशन, किस चीज की जरूरत है, किस चीज में काम किया जा सकता है, और फिर उस पर इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ दिस वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है ना। ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।